नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत पांडे। मणिपुर जल रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन या अफ्रीका की नहीं है जहां युद्ध हो रहा है। ये है हमारा भारत। 9000 लोग अपने गांव से भाग गए हैं। कम से कम 54 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 IRS अधिकारी भी शामिल हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल कर मारा गया। मैरी कॉम हमारी चैंपियन ने मोदी जी से मदद मांगी है और यहाँ आर्मी तैनात हो चुकी है। आर्मी को एक्सट्रीम केसेस में शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। भारत को ऐसा जलता देखकर हम सबको बुरा लगता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये वायलेंस क्यों है, रीजंस क्या है और अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, और इस वायलेंस की आग को जल्द से जल्द रोकना पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हम ऐसे ही भारत के इम्पोर्टेंट विषयों पर एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देते हैं। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मणिपुर में हो क्या रहा है। ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में से एक राज्य जो अपना बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर काफी अलग है। सिर्फ मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ का 53% पॉपुलेशन मितई की पॉपुलेशन है। ये 53% लोग ज्यादातर इम्फाल के एरिया में रहते हैं। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में 15 से ज्यादा समुदाय के लोग रहते हैं, नागा, कुकी और जैसे समुदाय के लोग। नागा और कुकी इन दोनों समुदाय को मिलाकर मणिपुर का 40% पॉपुलेशन बनता है। हुआ ये कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि मितई समुदाय के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसीडर किया जाए। मितई समुदाय के लोगों का ये कहना है कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और ये इलीगल इमिग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट में सेटल हो जाते हैं और मितई समुदाय लोगों का जमीन हड़प लेते हैं और उनके जॉब्स ले लेते हैं। धीरे धीरे होगा ये कि मणिपुर का डेमोग्राफिक से बदल जाएगा। आज जो 53% मितई लोग हैं वो लोग कम हो जाएंगे और अपने ही राज्य में माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो मितई लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिले तो उन्हें एजुकेशन में, जॉब्स में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मितई समुदाय के लोगों ने पहला अटैक किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुकी और नागा ट्राइब समुदाय के लोगों ने पहले अटैक किया। जब तक पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी स्टेटमेंट पर 100% गारंटी से कमेंट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए हमने अपने सारे सोर्सेज यहाँ मेंशन कर रहे हैं। आप आर्टिकल खुद पढ़ सकते हैं और अपने कंक्लूजन खुद बना सकते हैं। फरवरी के महीने में चौराचंदपुर और 2 डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने फॉरेस्ट एरिया में अतिक्रमण हटाना शुरू किया। वैसे ही 11 अप्रैल को 3 चर्चेस को इलीगल करार देकर तोड़ा गया। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मितई समुदाय के लोगों को ST लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ऐसे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया। इन तीनों बातों से कुकी और नागा दोनों समुदाय के लोग बहुत नाराज थे। 28 अप्रैल को वहां के चीफ मिनिस्टर चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन जिम को इनॉग्रेट करने के लिए आने वाले थे और प्रोटेस्टर ने एक दिन पहले ही जिम को आग लगा दी। इसके बाद 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 लागू हो गया और लोगों को कहा गया प्रोटेस्टर ना करें और ग्रुप्स में इकट्ठा ना हो, और मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस कर्फ्यू के बाद ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सोलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया। 60,000 से ज्यादा लोग इस रैली में पार्टिसिपेट किए। चूराचंदपुर में प्रोटेस्ट करने वालों लोगों में एक अफवाह फैलाया गया कि मितई समुदाय के लोगों ने उनके एक गांव में आग लगा दी है, तो उन्होंने गुस्से में आकर आसपास के मितई सेटलमेंट्स को आग लगाना और जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मितई और ट्राइबल्स लोगों में बहुत जगह क्लैशेस हुए। यहाँ सिविलियंस AK-47 हाथों में लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा वीडियोस भी वायरल हुए हैं। अब ये वीडियोस कितने सच हैं, कितने फैब्रिकेटेड हैं, इसके बारे में सच सामने नहीं आया है।
अगले दिन यानी 4 मई 2023 को वायलेंस मणिपुर के अलग अलग जिलों में फैल गए, दुकानें जलने लगी, पुलिस और प्रोटेस्टर में क्लैशेस बढ़ने शुरू हो गए और राज्य सरकार ने आर्मी की मदद मांगी। कई एरियाज में इंटरनेट को बंद कर दिया गया, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। चैप्टर 2 एसटी स्टेटस क्यों चाहिए। चलिए अब वायलेंस से आगे बढ़ते हैं, कहानी के दो पहलुओं को समझते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि मितई समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड ऑफ कमेटी मणिपुर ने 2012 में एक डिमांड की थी कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। मणिपुर भारत का हिस्सा 1949 में बना और तब मितई समुदाय के लोगों को एसटी लिस्ट से बाहर रखा गया। अब ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि किसी भी समुदाय को एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल करने का प्रोसेस क्या है। सपोज आज कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल कर दो, तो क्या कल से एसटी लोगों को मिलने वाले सारे फायदे मिलने लगेंगे? बिल्कुल नहीं। 1990 में एक प्रॉपर प्रोसेस इस्टेब्लिश हुई। पहला स्टेप कि ये पहले स्टेट या यूनियन टेरिटरी ट्राइबल्स अफेयर्स मिनिस्ट्री को और ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजती है। अगर ORGI ने इसे इंक्लूजन को अप्रूव किया तो ये प्रपोजल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स तक पहुंचता है और अगर उन्होंने प्रपोजल अप्रूव किया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू एसटी लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है, यानी एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाने के लिए इतने सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर मितई समुदाय एग्जैक्टली कौन से स्टेज तक पहुंच चुकी थी? दरअसल फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट को सिर्फ डायरेक्शन दी थी, एक सजेशन दिया था कि इन लोगों को कंसीडर किया जाए और वो भी 2012 में एक पिटीशन सबमिट हुआ था उसके बेसिस पर। यानी सोचिए इन लोगों को एक्चुअल में एसटी लिस्ट में आना है तो और कितने लंबे सफर का यहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ेगा। यहाँ एक लीगल तरीके से किसी भी स्टेज पर जाकर अपोज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। मेरा ओपिनियन ये है कि इस रास्ते पर उतर कर प्रोटेस्ट करना इस बात का सॉल्यूशन नहीं है और अभी के नियमों के अनुसार मितई समुदाय के लोगों को मणिपुर में पहाड़ी एरियाज में लैंड खरीद नहीं सकते क्योंकि ये लैंड्स ट्राइब्स के लिए रिजर्व होते हैं। मितई समुदाय के लोग कहते हैं कि मणिपुर में कुकी समुदाय की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है जो नेचुरली होना पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं और मोस्ट लोग पड़ोसी देश म्यांमार से भी। ये कहते हैं कि ये इनलीगली फॉरेस्ट एरिया में सेटल हो रहे हैं। इनका पॉइंट्स ऑफ व्यू ये भी है कि इनकी वजह से हिली एरियाज में पॉपी प्लांटेशन बढ़ता है और मणिपुर में ड्रग्स प्रॉब्लम। चैप्टर 3 ट्राइब्स की डिमांड। चलिए अब आर्गुमेंट्स की दूसरी साइड को समझते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कुकी और नागा समुदाय के लोग इस मितई कम्युनिटी के लोगों को एसटी लिस्ट में आने से रोकना चाहते हैं। नंबर 1, ये ट्राइब्स कहते हैं कि मितई लोग ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं। कई सारी असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी उन्हीं एरिया से हैं जहां पर मितई मेजोरिटी में है, यानी उनका मानना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी इनके पास बहुत ज्यादा है। नंबर 2, उन्हें लगता है कि अगर मितई लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल किया गया तो रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी और ना तो कुकी समुदाय के लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नंबर 3, मितई समुदाय के लोगों को ऑलरेडी ओबीसी स्टेटस मिले हुए हैं। उनका कहना है कि आपको एसटी स्टेटस की क्या जरूरत है। इन दोनों ट्राइब्स का मानना यह है कि मितई समुदाय लोग ऑलरेडी उनके अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें एज ए इनलीगल इमिग्रेंट्स देखते हैं। कल्चर और रिलीजियस की अलग अलग होने की वजह से इन दोनों में क्लैशेस होते रहते हैं। अगर मितई समुदाय लोगों को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो लोग इन हिली एरियाज में धीरे धीरे डोमिनेंट्स बन जाएंगे और वहां से भी कुकी और नागा समुदाय के लोगों को हटा देंगे। चैप्टर 4 जियोपॉलिटिक्स। अब वैसे तो ये भारत के लिए एक इंटरनल मामला है
लेकिन हमें इससे फिर भी एक जियोपॉलिटिक्स स्टैंड पॉइंट से देखने की सख्त जरूरत है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे रिमोट एरियाज में से एक है। यहाँ की बाय रोड कनेक्टिविटी काफी वीक है। 1971 में भी पाकिस्तान आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का प्लान बनाया था, लेकिन वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। इस एरिया को चिकन नेक भी कहते हैं क्योंकि यह काफी छोटा सा एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों देशों से घिरा हुआ है, तो इस एरिया में भारत को शांति बनाए रखना काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करके ऑलरेडी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है कि मणिपुर भारत से अलग होना चाहता है। सेकेंडली, म्यांमार में एक सिविल वॉर चल रहा है जिसकी वजह से कई रिफ्यूजीज इनलीगली इमिग्रेंट्स के रूप में भारत में घुस रहे हैं। साथ ही साथ म्यांमार से रोहिंग्यास रिफ्यूजी भी भारत आते रहते हैं, जो भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। रिफ्यूजी से कैसे डील करना है, ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट की एक कंप्लेंट जरूर आती है कि भारत कई रिफ्यूजीज को अंदर लेता है और बाद में उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाता। 1971 में बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वॉर के दौरान ऐसा ही हुआ था। बांग्लादेश से कई सारे रिफ्यूजीज आए और असम और त्रिपुरा में सेटल हो गए, लेकिन वो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग रिलीजन्स के थे, तो धीरे धीरे वहां की डेमोग्राफिक्स चेंज होती गई। वहां के लोकल लोग माइनॉरिटी बनते गए। इस वजह से मितई समुदाय लोग एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस रिफ्यूजीज क्राइसिस से भारत को कैसे डील करना चाहिए? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये सारे वीडियो सच है तो बॉर्डरिंग एरियाज में इन लोगों के पास AK-47 जैसे वेपन्स आ कैसे रहे हैं? क्या म्यांमार से वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी फिर से उभर रही है? इन पॉसिबिलिटी पर सख्त नजर रखने की जरूरत है और हमें जनरल बिपिन रावत ने 2.4 फ्रंट वार के बारे में चेतावनी दी थी, जहां हमें सिर्फ चाइना और पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के अंदर से खतरा है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।